नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम फिक्स हो गए हैं। चुनाव आयोग जगह जगह जाकर यानी विभिन्न राज्यों में जाकर हालात का जायजा ले रहा है। लोगों से, राजनीतिक दलों से बात कर रहा है कि आखिर कितने चरण में चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि चुनावी बिगुल कब बजने वाला है, कितने चरणों में चुनाव होने वाला है। चूंकि प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयोग के कार्यक्रम जो तय किए गए हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि बस इस दिन, मैं तारीख बता रहा हूं कि इस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जैसे ही जारी की जाएगी तो चुनाव आयोग के द्वारा तमाम चुनाव करने के निर्णयों पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, तारीखों का ऐलान शुरू हो जाएगा, कितने चरणों में चुनाव होगा। ये सब कुछ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन साथ में हैं, जो इन खबरों को बारीक नज़रों से देख रहे हैं, चुनाव आयोग पर नज़र रखते हैं। अभी अभी जो खबर मिल रही है, हम उसके बाबत इनसे जानकारी हासिल करेंगे, आप दर्शकों को भी बताएंगे। प्रियदर्शन, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान इस दिन कर सकता है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। चुनाव आयोग के तमाम वरीय अधिकारी कुछ दिन पहले बिहार आए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चुनाव कब तक और कब, कितने चरणों में होने का ऐलान है, आप पूरी तरह बताइए। जी हाँ, अगर हम लोकसभा चुनाव की ओर देखें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जैसा आप भी बता रहे थे, निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी पूरी तैयारी देश भर में की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के अन्य शेष राज्य हों, तमाम जगहों पर चरणबद्ध तरीके से निर्वाचन आयोग की टीम अलग अलग राज्यों में जा रही है। वहां जाकर के वहां चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की विधि व्यवस्था हो सकती है, चुनाव के समय क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी है। इसके अतिरिक्त जो मतदाता सूची है उसका जो पुनरीक्षण का काम हुआ था वह कहां तक पहुंचा, जो अंतिम मतदाता सूची के पूरी जो जानकारी आती है उसमें कितने स्त्री कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने जो तीसरे दर्जे के मतदाता होते हैं वो हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ली गई है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हालिया समय की, तो निर्वाचन आयोग की टीम जो है वह 13 मार्च को अपने इस राज्यों के दौरे को अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर जा रही है। यानी कि देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर रहेंगी निर्वाचन आयोग की टीम। और निर्वाचन आयोग की टीम 13 मार्च को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि एक तरीके से देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में आता है, जहां राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भौगोलिक से लेकर के अलग अलग किस्म की जो सियासी चुनौतियां हैं सब कुछ वहां मौजूद है, तो उस कश्मीर में जाकर के वहां 13 तारीख को जम्मू कश्मीर में जाकर के निर्वाचन आयोग की टीम तमाम चीजों का जायजा लेगी। और उसके बाद निर्वाचन आयोग का जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा है वह पूरा हो जाएगा और फिर 13 मार्च को ही निर्वाचन आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट आएगी। इसके साथ हम अगर पहले आए कि कब से चुनाव की घोषणा होगी, तो उसके पहले एक और आपको हम जानकारी दे दें कि 13 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का एक वहां बड़ा कार्यक्रम है, वहां कई विकास योजनाओं की वो शुरुआत करेंगे, कई कार्यक्रमों के में वो शामिल होंगे जिसमें कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तारीखों के ऐलान होने के बाद तो कुछ संभव नहीं, आचार संहिता लग जाएगा। तो जो अभी तक हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखें तो प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक कार्यक्रमों का जो ब्यौरा होता है उसके अनुसार 13 मार्च को पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर में है। तो इससे यह स्पष्ट है कि कम से कम 13 मार्च तक तो चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। चुनाव की घोषणा कब होगी? तो अब पीएम मोदी के कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम, इस दोनों को अगर हम मिला दें तो 14 या 15 मार्च, ये ध्यान रखने की बात है कि 14 या 15 मार्च, और अपने दर्शकों को पुनः बता दें कि 14 या 15 मार्च को देश में आम संसदीय चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए जो बिगुल है वह निर्वाचन आयोग की ओर से 14 या 15 मार्च को बजाया जाएगा और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसके लिए जो आचार संहिता लगता है वह भी चुनाव की घोषणा के साथ ही लग जाएगा और देश 18वीं जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होंगे उसके लिए तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो चुनाव है,
तो चुनाव में जैसे आप बता रहे थे कि चुनाव कितने चरणों में होगा, जी। तो चुनाव के लिए भी इस बार 7 चरण में कम से कम चुनाव हो सकते पिछले दफा जैसे हुआ, जैसे पिछली दफा होता। जी। क्योंकि इसके पीछे अगर हम निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखें, कुछ उनके जो पिछली दफे पटना आई थी, जो उनकी टीम आई थी, या हाल फिलहाल इनकी टीम तमिलनाडु में गई हुई थी, महाराष्ट्र में गई हुई थी, तो वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जो अलग अलग जानकारी दी थी, उसके अनुसार जो चुनाव में एक बड़ी चुनौती होती है वह होती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो जो केंद्रीय बलों के जवान होते हैं, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान को अलग अलग तरीके से चरणबद्ध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया जाता है। देश में इस समय एक बड़ी चुनौती यह भी है कि कई परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं की समाप्ति होनी है। इसके अतिरिक्त इस समय जो मौजूदा समय है, उस समय खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ भी समय है। बड़े स्तर पर देश में जो रबी फसल है उसकी कटाई हो रही है। तो इन तमाम चीजों को, और साथ ही साथ कुछ तीज त्योहार भी हैं, तो इन चीजों को लेकर के कम से कम 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो 14 या 15 मार्च को चुनाव की घोषणा होगी और 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। मतलब ये अच्छा, चुनाव आयोग जो विभिन्न राज्यों में घूम रही है उसका फीडबैक क्या है? उसके फीडबैक तो वो क्या कर रही है? जैसे देखिए, ये जो चुनाव आयोग की टीम है, जो चुनाव आयोग की टीम घूमती है, अगर हम उसके ऊपर आए तो चुनाव आयोग की टीम तो इसलिए घूमती है कि देश में जो 140 करोड़ के से ज़्यादा आबादी है, और यह पहला मौका है कि जब दुनिया के किसी मुल्क में 100 करीब करोड़ की आबादी जो है, 100 करोड़ के आसपास जो आबादी है, वह आबादी मतदान करेगी। ये पहला मौका होगा। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां एक बार में, चीन भी नहीं है इस मामले में, चीन को लेकर के भी जो हाल फिलहाल एक जानकारी आई थी कि चीन में भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ 100 करोड़ लोग मतदाता सूची में जारी हों। तो दुनिया में यह पहला मौका होगा कि 100 करोड़ मतदाता इस बार मतदान के लिए एलिजिबल होंगे। 100 करोड़ 100 करोड़ मतदाता पात्र होंगे। बाकी जो शेष आबादी हमारी वह 18 वर्ष से नीचे की है, जिस वजह से कि वह नहीं हो पाएगी, मतदान के लिए पात्र नहीं रहेंगे। अभी तो टोटल जनसंख्या भी अगर देख लें तो 140 करोड़ 140 करोड़ जी मानी जाती है। जी। तो जो आप बता रहे थे कि तैयारियां क्या क्या इनकी चली, तो चुनाव आयोग की तैयारी मूल रूप से इसी पर निर्भर करती है कि चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या है, चुनाव के लिए, और इसीलिए वजह है कि 7 चरणों में चुनाव करवाया जाता है, बिल्कुल, ताकि इसकी सुलभता से। हम आपको एक चीज बता दें प्रियदर्शन, कि पहला चुनाव जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था, और वो भी चुनाव 21 फरवरी 1952 तक चला था, और 52 में ही पहली लोकसभा गठित हुई। तो ये मतलब खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, जहां कभी भी मतलब अगर एक आपातकाल की बात को छोड़ दें तो 5 साल में एक मौका आता है कि आप जिन्हें चाहते हैं उन्हें कुर्सी पर बिठा दें। भले ही तरह तरह की बातें आती है कि किसी ने नैरेटिव सेट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन इसीलिए कहता है कि जनता के साथ जनार्दन शब्द जोड़ा जाता है। जनार्दन का मतलब भगवान कृष्ण को संभवतः जनार्दन कहा जाता है, मतलब जगत का जो सर्वे सर्वा है। तो नेता जो होते हैं, अब इन्हें वाक्पटुता भी कह सकते हैं कि ये जनार्दन, जनता जनार्दन, जनता ही मेरा मालिक है, लेकिन जनता के साथ क्या होता है लोकसभा चुनाव के बाद ये तो भगवान जानता है। लेकिन आप जनता को फैसला करने की बारी अब आ गई है, मतलब जनता खुद फैसला ले सकती है। और प्रियदर्शन जो बता रहे हैं कि कैसे 100 करोड़ लोग, ये मामूली बात नहीं है, कई 100 करोड़ कि जिनकी सूची जारी होगी और वो वोटिंग के देने के मतलब वोट देने का उन्हें अधिकार प्राप्त होगा, और वो 100 करोड़ लोग चुनाव करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी सत्ता में जाएगी, कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, किसको कितना प्रतिशत वोट आएगा। तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अभी कई जगहों पे विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर फीडबैक ले रही है। और फीडबैक का जो ये चरण है, ये 13 मार्च को इनका समाप्त होना। जो अभी तक जो इनकी तैयारी है कि 13 मार्च को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहां जम्मू कश्मीर में जाकर के अंतिम दौर में अंतिम राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर का चयन किया गया है कि सबसे अंतिम में हम जम्मू कश्मीर जाकर के वहां तैयारियों का जायजा लेंगे, और उसके बाद वो जो टीम आएगी वो पूरे देश में जो इनकी तैयारियां हैं उसे लेकर के दिल्ली में आकर के, और दिल्ली में उसकी पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी निर्वाचन आयोग के जो वरीय अधिकारी होते हैं उनके साथ, और उसके बाद संभवतः 14 या 15 मार्च, ये दोनों तिथियों में से किसी एक तिथि को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और आपको एक और मैं बात बता दूं, या साथ ही सभी दर्शकों को भी बता दूं कि चुनाव कब होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव करीब 7 चरण में हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो चुनाव पहला चरण है वह पहला चरण अप्रैल के पहले सप्ताह या 10 अप्रैल के आसपास, ये महत्वपूर्ण हाँ, ये समझ लीजिए कि जो पहला चरण हम लोग संभावना ये कर रहे हैं। हाँ, ये कोई तय नहीं है। अभी तक जो चीजें सामने आई है उसके अनुसार यही होगा, यही लगता है कि अप्रैल के पहले सप्ताह या 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल के आसपास जो पहले चरण का चुनाव है वह देश में हो जाएगा। देश के पहले चरण के जो चुनाव होंगे उसमें एक चीज और भी यह ध्यान रखने की बात रखी जा रही है कि निर्वाचन आयोग के अगर हम सूत्रों की माने तो निर्वाचन आयोग ने जिन राज्यों को मुख्य रूप से अपने केंद्र में रखा है तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो ऐसे राज्य हैं जो देश में अपनी आबादी के दृष्टिकोण से भी और अलग अलग वजहों से भी संवेदनशील माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में कम से कम 4 से 5 या 6 चरण में भी यहाँ लोकसभा के चुनाव होंगे। जबकि शेष राज्यों की अगर हम बात करें तो उनमें जो कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ भौगोलिक वजहों से वहाँ अलग मतलब 80 और 40 120 तो 120 लोकसभा क्षेत्र तो इन दोनों मतलब नहीं, 120 ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो 42 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में आती हैं और जो 14 लोकसभा की हम जो कह रहे हैं प्रियदर्शन कि ये दोनों प्रदेश आपस में सटे हैं और करीब करीब इनकी संस्कृति और बाकी चीज भी है, तो इनके इस स्टेट में ही 120 लोकसभा का क्षेत्र है। हम ये कह रहे हैं और देश में तो यहाँ तक कहा जाता जनसंख्या है कि दिल्ली की कुर्सी जो यूपी बिहार के रास्ते ही तय होती है जी। तो दिल्ली की कुर्सी बिहार यूपी के रास्ते तय होगी और इस यूपी बिहार में जैसा अभी तक माना जा रहा है कि कम से कम 5 चरण के आसपास में चुनाव होंगे। और यही परिपाटी करीब करीब पश्चिम बंगाल को लेकर भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जहाँ की लोकसभा की 42 सीटें हैं और जो अपने आप में एक बड़ा नक्सल प्रभावित भी इलाका रहा है झारखंड, यहाँ भी लोकसभा की 14 सीटें हैं, तो यहाँ भी 3 से अधिक चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। शेष जो राज्य हैं उनमें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में कश्मीर में, इसके अतिरिक्त कुछ जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहाँ की अलग अलग वजहों से जो सुरक्षा की चुनौतियाँ रहती हैं, भौगोलिक चुनौतियाँ रहती हैं, उन वजहों से वहाँ भी 2 से अधिक चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। शेष जैसे बड़ा राष्ट्र एक हमारे देश में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव 2 चरण में हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 39 लोकसभा क्षेत्रों वाले अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हो या फिर 28 लोकसभा वाला कर्नाटक हो या फिर जो दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं, माना जा रहा है कि दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में चुनाव होंगे वो करीब करीब 1 चरण में ही हो जाएंगे। यानी कि 1 चरण में अगर मान लीजिए तमिलनाडु में हो गया तो अगले चरण में पूरा का पूरा कर्नाटक हो गया, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से उन राज्यों में चुनाव 1 चरण में होंगे। लेकिन जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनौतियाँ हैं, जहाँ अलग अलग वजहों से आजकल जो सुरक्षा को लेकर के भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, इन राज्यों में चुनाव 1 से अधिक चरणों में। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मोदी का कार्यक्रम तय हो गया? तो मोदी तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 13 तक तय हो गया, इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि 13 के बाद ही 13 तक उन्होंने अपना प्रोग्राम कार्यक्रम फिक्स कर लिया है? क्योंकि अभी तक अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जैसे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए करीब करीब माना जाता है कि 5 सप्ताह का समय निर्वाचन आयोग एक जो आचार संहिता की घोषणा होती है वो 4 से 5 सप्ताह के लिए मिनिमम लेकर के ये लोग चलते हैं। तो चूंकि चुनाव जो होना है वो हर हाल में मई तक समाप्त हो जाना है, पूरी की पूरी चुनाव जो नई सरकार बनने की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। तो इसके लिए अगर जो हमारे 6-7 चरणों में चुनाव होता है तो 7 चरणों में चुनाव के लिए करीब करीब हर एक सप्ताह 1-1 चरण का चुनाव होगा। तो उस स्थिति में करीब 5 सप्ताह का समय भी चुनाव कराने के लिए चाहिए। तो आखिर चुनाव के लिए उसके पूर्व समय तो चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च तक ही, अभी तक उनका जो सार्वजनिक कार्यक्रमों का ब्यौरा आया है कि पीएम मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम जहां की पहले से घोषणा हो चुकी है वह केवल 13 मार्च तक के लिए है। 14 मार्च से वो क्या कर रहे हैं, 14 मार्च से किस सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, विदेश दौरे पर जा रहे हैं या फिर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कोई कार्यक्रम होते हैं, ऐसी कोई अभी तक सूचना जारी नहीं की गई है कि पीएम मोदी का 14 मार्च से क्या कार्यक्रम है। तो संभव है कि जब 13 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कार्यक्रम है और वहां से अगर हम देखें तो 2 महीने मई में बचते हैं, 13 मई 15 मई के बीच में, तो 2 महीने के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के पास काफी समय है। तो यह तय है कि जब 13 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य राज्यों के दौरे पर रह रहे हैं तो उसके बाद का कोई उनका ब्यौरा ही नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी 13 मार्च के बाद कहाँ जा रहे हैं। तो यह एक संकेत तो मिल ही रहा है कि 13 मार्च तक जब पीएम रहेंगे दौरे पे तो उनके दौरे की वजह से जो चुनाव है
उसकी घोषणा नहीं होगी, क्योंकि करीब करीब प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, उनके कार्यक्रमों को देखते से और निर्वाचन आयोग का भी कार्यक्रम, तो ये दोनों में समानता दिख रही है कि निर्वाचन आयोग का अंतिम जो समय जम्मू कश्मीर तय किया गया था, तो अभी तक यह तय कर लिया गया कि निर्वाचन आयोग भी जम्मू कश्मीर में 13 मार्च को रहेगा, तो प्रधानमंत्री भी उसी दिन संयोग से जम्मू कश्मीर का अपना आखिरी दौरा करे, उस दिन तक का उनका दौरा तय है। तो शायद प्रधानमंत्री के दौरों की जो रूपरेखा तय की गई है वह निर्वाचन आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर ही की गई है कि 13 मार्च तक निर्वाचन आयोग की टीम रहेगी, तो पीएम मोदी भी उस दिन तक तो कम से कम अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का मान लीजिए कोई कार्यक्रम तय हो गया कि 14 मार्च को है और अचानक से निर्वाचन आयोग ने उस दिन चुनाव की घोषणा करी, तो आचार संहिता लग सकती है। तो इस स्थिति में एक तरीके से कहा जाए तो एक बेहतर संदेश नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और उन्हें अपना कार्यक्रम बीच में स्थगित करना पड़ा। तो शायद इसी वजह से निर्वाचन आयोग की तिथियों को ध्यान में रखकर ही पीएम मोदी के अभी तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। और अगर मान लीजिए 14 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाती है, उस बीच में अगर मान लीजिए 15 को घोषणा होती है, तो संभव है कि अचानक से 14 मार्च के लिए भी कोई उनका निर्धारित कार्यक्रम तय कर दिया जाए। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम का मूल यही है। ये मतलब अब प्रियदर्शन ने बताया कि चूंकि समझाया इन्होंने कि मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 13 मार्च तक है, ये सब कुछ चीज़ें तय कर ली गई हैं और जिस तरीके से दौरा हो रहा है लोग चुनाव आयोग का वो भी उस दिन तक खत्म होने वाला है। तो राष्ट्रपति अधिसूचना जैसे ही जारी करेंगे चुनाव आयोग एक्टिव हो जाएगा और चुनाव का निर्णय हो जाएगा। यानी बता दें कि 14 से 15 मार्च तक चुनावी घोषणा संभव है और अप्रैल के पहले वीक में प्रथम चरण का चुनाव संभव है और 7 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर चुनाव, लोकसभा चुनाव पर यह था, मतलब हम लोगों ने दर्शकों को बताने की कोशिश की है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।